इसकी में, ठीक है। इसकी बात अगर मैं 10वें की करूं, 10वें की क्वेश्चन की कह रहा है वो, अब यहाँ पे इसके लिए अगर मैं बात करूं कि ये कह रहा है कि इसलिए R1 द्वारा संबंधित अवयव केवल और केवल कितना रहेंगे इसमें, ये देखना है। अगर मैं 1 के लिए यहाँ पे करूँ 1 बराबर 1 है, तो आपको पता है केवल और केवल 1 बराबर 1 करूँगा भाई, 1 का 0 से 0 करूँगा तो 0 आएगा, 2 का 2 से करूँगा 0 आएगा, ये कोई बात नहीं है। तो इसमें करना पड़ेगा केवल एक संबंध रहेगा, केवल एक आ रहा होगा इसका आंसर, है ना, क्योंकि एक खुद से ही संबंधित रहेगा। अगर एक प्रत्येक दिशा में कैसा रहेगा, 1 बराबर 1 है तो कैसा कहलाएगा वो यहाँ पे। बाकी 1 का कॉमा 2 से करें, 1 का 3 से करें, 1 का 4 से करें तो नहीं बैठेगा, कुछ भी नहीं बैठेगा, क्योंकि बराबर आने चाहिए। तो 1 कॉमा ऐसे कौन से अवयव है जो A बराबर B, यानी 4 कॉमा 5, 5 कॉमा वो 1 से संबंध रख रहा है, तो 1 बराबर 1 ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। रफ करते हैं, चलो अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर है आपका 10वां, ऐसे संबंधों का उदाहरण दीजिए। ऐसे संबंधों का उदाहरण मांग रहा है वो आपसे कि आपको उदाहरण देने हैं। 10वां क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है उसमें उदाहरण देने हैं। पहला पार्ट है सम्मित हो परंतु ना तो सतुल्य हो ना ही संक्रामक हो। सम्मित हो ना तो सतुल्य हो ना ही संक्रामक हो। सम्मित होना चाहिए, ना सतुल्य होना चाहिए, ना ही संक्रामक होना चाहिए। सम्मित होना चाहिए, ना तो सतुल्य ना संक्रामक, इनमें से कोई भी नहीं होना चाहिए। पहला पार्ट आपसे जो कह रहा है वो ध्यानपूर्वक एक बार क्वेश्चन को समझें कि पहला पार्ट वो ये कह रहा है ना तो सम्मित हो परंतु ना तो सतुल्य हो ना ही संक्रामक हो। आगे बढ़ते हुए क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में, संक्रामक हो परंतु ना तो सतुल्य हो ना ही सम्मित हो, ना सतुल्य हो ना ही सम्मित हो। नंबर थर्ड पार्ट कह रहा है आपका सतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। सतुल्य सम्मित होना चाहिए लेकिन संक्रामक नहीं होना चाहिए, राइट, नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से थर्ड पार्ट आपसे कह रहा है कि भैया थर्ड पार्ट ये कह रहा है सतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। नंबर फोर्थ पार्ट कह रहा है आपसे सतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। नंबर फिफ्थ पार्ट कह रहा है संक्रामक हो परंतु सतुल्य और सम्मित ना हो, सतुल्य और सम्मित ना हो। तो पहला पार्ट जैसे हमसे कह रहा है कि हमें कैसे चाहिए, सम्मित हो किंतु, परंतु पहली कंडीशन क्या है हमारे पास कि जो आपका संबंध है वो केवल क्या होना चाहिए, सम्मित हो, क्या होना चाहिए, सम्मित हो परंतु ना तो सतुल्य हो, और ना ही कैसा हो बेटा, ना तो सतुल्य हो, ना ही कैसा हो बेटा, ना तो संक्रामक हो, राइट, ना तो सतुल्य हो ना ही संक्रामक हो, ऐसा संबंध देना है। तो सिंपल सी बात है, कोई संबंध बनाओ आर, लो भैया हमने बना दिया। अब हमें सम्मित होना चाहिए, यानी मैंने कहा कि 1,2 और 2,1 बिल्कुल, और 3,4 और 4,3। अब मुझे बताइए कि ये कंडीशन है या नहीं है। कुछ भी दे दो अपने हिसाब से दे दो, अपना दिमाग चलाओ, इन क्वेश्चनों में कुछ है ही नहीं, आप अपना दिमाग चलाओ बस स्वयं कि भैया मैंने ऐसा कोई सेट ले लिया कि 1,2 माना, ये लो उदाहरण लो, माना एक संबंधी है आर, तो आप देखोगे 1,2 और 2,1, 1,2 है तो 2,1 है, 3,4 है तो 4,3 है या नहीं है, यानी ये सम्मित की जो कंडीशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, आप कहोगे बिल्कुल कर रहा है। दिया संबंध ये कह सकते हैं हम, संबंध ऐसे लिख सकते हैं, संबंध आर में A, B belongs to R implies that B, A also belongs to R. So R is symmetric function, symmetric relation, sorry, कैसा बेटा, symmetric relation। लेकिन 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 है, इसमें नहीं है, तो ना तो ये कैसा होगा, ना तो सतुल्य होगा। उसी प्रकार से भैया 1,2, 2,1 तो 1,1 होना चाहिए था,
है इसमें नहीं है। 3,4 4,3 तो 3,3 वो 4 3,4 4,3 तो 3,3 होना चाहिए, तो नहीं है। तो ना तो ये आपका कैसा है, सम्मित है, ना ही सॉरी ना तो ये संक्रामक है ना ही सतुल्य है। क्लियर है, कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है ना, केवल और संबंध आर ना तो कैसा बेटा सतुल्य है और ना ही कैसा बेटा संक्रामक, राइट, ना ही संक्रामक है। क्लियर है। अब नाउ सेकंड वन उदाहरण अगर हम लें, वो ये कह रहा है आपसे कि आपको ये बताना है संक्रामक हो परंतु ना तो सतुल्य हो ना ही सम्मित हो। संक्रामक होना चाहिए, ना सतुल्य होना चाहिए, ना ही सम्मित होना चाहिए। संक्रामक हो, है ना, संक्रामक हो, ना तो कैसा होना चाहिए सतुल्य और ना ही कैसा होना चाहिए सम्मित, ना ही कैसा होना चाहिए सम्मित, राइट। अब सिंपल सी बात है, ऐसा कोई उदाहरण ले लो जो आपको सेटिस्फाई करता हो। मान लियो मैंने ले लिया 1,2, तो मैं 2 का संबंध मान लो मैंने रखा 3 से, तो मुझे क्या मिलना चाहिए इसमें 1,3 मिलना चाहिए, राइट। यही तो होना चाहिए कि मैं जानता हूँ कि A, B बिलोंग्स टू R, तो B, C ऑल्सो बिलोंग्स टू R, है ना, और इसी प्रकार से A, C बिलोंग्स टू ऑल्सो R, यही तो होना चाहिए। यानी आप देख रहे हो 1 का संबंध 2 से है, वही 2 का संबंध किससे 3 से, तो 1 का संबंध किससे होना चाहिए 3 से होना चाहिए। तो सिंपल है, ऐसे हजारों उदाहरण दे सकते हो, मैं दे रहा हूँ वही नहीं देना, आप अपने दिमाग को चलाओ, कोई भी उदाहरण दे सकते हो जो आपको समझ में आए, बस आपको एक तरीका भी आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उदाहरण हम कोई भी दे सकते हैं, राइट। नंबर 3 की बात करें, हम कह सकते हैं यहाँ पे, है ना, उदाहरण मांग रहा तो उदाहरण में दे दिए, तो कह देंगे आर संबंध एक कैसा है, आर संबंध, इसमें भी कह देंगे हम संबंध आर में कि A, B बिलोंग्स टू R एंड इम्प्लाई B, C ऑल्सो बिलोंग्स टू R implies that कि A, C is belongs to R, right। इसका मतलब क्या हुआ, सो R is ट्रांजिटिव रिलेशन। कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, राइट। नंबर 3 की बात करते हैं हम। नंबर 3 बार क्या कह रहा है आपसे, नंबर 3 बात कह रहा है सतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। अब सतुल्य और सम्मित बताना है आपको, सतुल्य और सम्मित हो, सतुल्य और सम्मित हो, कैसा हो बेटा, सम्मित हो, ना तो परंतु संक्रामक ना हो। सतुल्य सम्मित होना चाहिए लेकिन संक्रामक नहीं होना चाहिए। तो इसको अब सिंपल सी बात है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि आपने संबंध ले लो R और आपने कहा कि भैया 1,1 2,2 और 3,3 आपने लिया, राइट। और मान लो 4,4 भी ले लिया और 5,5 भी ले लिया, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ। तो 1,2 लिया लेकिन 2,1 भी ले लिया, राइट। तो अब यहाँ देखोगे, देखो 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है, 5,5 है, तो 1,2 तो 2,1 भी संबंध में है। यानी देखो सतुल्य के लिए प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित होना चाहिए, बिल्कुल है। दूसरा क्या है, सतुल्य सम्मित के लिए 1,2 है तो उसमें 2,1 भी होना चाहिए। कितने अवयव इस बात से मैटर नहीं करता, एक है ना, 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, तो बिल्कुल है। अब देखो अगर मैं इसमें कोई भी अवयव ले लेता हूँ, मैंने किया फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे अगर मैं इसको संक्रामक नहीं बता पाऊंगा, क्या नहीं बता पाऊंगा बेटा, संक्रामक यहाँ क्लियर नहीं करा पाऊंगा। आप संक्रामक क्लियर करने जाओगे बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। संक्रामक क्लियर करने जाओगे बिल्कुल नहीं मिलेगा। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मानो कि मैंने 2,2 सॉरी इसको अगर हम ऐसे करें
3,3 या नहीं, ये तो बन ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। अगर मैं इसको कह सकता हूँ 3,3, ये होगा ना, 3,3 भी नहीं होगा। 2, मैं कह सकता हूँ 2,2, तो 2,2 फिर 2,1, तो 1,2 होना चाहिए। नहीं सॉरी, इसको ऐसे समझते हैं हम, ये नहीं होगा, ये भी नहीं बनेगा, ये तो बन ही नहीं सकता। ऐसे कर सकता हूँ 1,2, 2,1, तो इसमें होना चाहिए था यहाँ पर। तो आप देख रहे हो या तो सतुल्य और सम्मित दोनों हैं, परंतु यहाँ पे संक्रामक नहीं है। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब अगला पार्ट जो कह रहा है वो आपसे, वो ये कह रहा है, इसमें हम ऐसा करते हैं थोड़ा सा और 3,4, 4,5, जैसे मैंने यहाँ कहा, एक और उदाहरण ले लेते हैं 3,4, तो 4,3, तो इससे क्या होगा, ये भी वही बात हो जाएगी। तो ये क्लियर है, ठीक है। मतलब सी एलिमेंट हमें कोई दूसरा होना चाहिए, सी एलिमेंट मैंने कुछ और ले लिया तो बन ही नहीं पाएगा बिल्कुल, सी एलिमेंट दूसरा ले ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप यहाँ पर 3,4 और ये फिर ये कह दोगे 5, मान लो मैं ये कह दूंगा 4, मान लो 6, तो 4,6, तो 6 तो इसमें एलिमेंट, ये तो फिर यही नहीं होगा 6,4 का, तो 6,4 आना चाहिए तभी तो ये रहेगा, या तो ये सम्मित नहीं रहेगा फिर, समझ रहे हो। और हमें ये करना 3,4 तो 4,6, तो 3,6 इसमें मिलना चाहिए था, ये होना चाहिए था संक्रामक के लिए, तो वो नहीं मिल रहा है हमारा। ठीक, क्लियर है, समझ में आया ना क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो ना, 3,4, 4,6 अगर हम ले पाए तभी तो 3,6 इसमें मिलना चाहिए था। अगर मैं ऐसे लिख ही नहीं पाऊंगा पहली बात तो, क्योंकि 3,4 है तो 4,6, तो 6,4 हमें चाहिए, 4,3 चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ कंडीशन किसकी लग रही है, सम्मित की लग रही है, वो लगना क्लियर है, क्लियर है ना। तो इस फंक्शन को आप देखोगे, इसके उदाहरण को लिख देंगे तो ऐसे ही कि संबंध R एक कैसा होगा, सतुल्य और सम्मित होगा लेकिन संक्रामक नहीं होगा। क्लियर है, आप भाषा लिख लोगे। इसी के बाद आपका चौथा पार्ट होता है वो सतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। अब सतुल्य और संक्रामक का उदाहरण आपको देना है, लेकिन कैसा ना हो, ये सतुल्य और संक्रामक हो लेकिन सम्मित ना हो। तो इसके लिए तो वेरी सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है आपको समझने में। इसको अगर मैं ये कहूँ कि उसमें उदाहरण देना है, मैं 4th वाला रफ कर दूँ ये मैं ऊपर से, ठीक है, नोट डाउन कर लेना। मैंने ये किया, अगर मैं उदाहरण देता हूँ कितना, 4th वाला, इसमें 4th वाला उदाहरण दूंगा तो सिंपल सी बात है, R मैंने क्या किया, 1,1 है ना, 1,1, 1,2 सॉरी 2,2 है ना, 3,3, 4,4 राइट, और मैंने कहा कि 1,2 और 2,3, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 1,3 भी इसमें मिलना चाहिए। 1,2, 2,3, तो 1,3 भी इसमें मिलना चाहिए। तो 1,3 इसमें है या नहीं है, यानी ये कैसा होगा, ये आपका सतुल्य भी होगा और संक्रामक की होगा लेकिन सम्मित नहीं होगा, क्योंकि 1,2 है तो 2,1 नहीं, 2,3 है तो लेकिन 3,2 नहीं है, तो सम्मित नहीं होगा। उदाहरण हो गया, क्लियर है। इसके बाद हमारा 4th लास्ट पार्ट चलते हैं हम यहाँ पे। ये कह रहा है हमारा कि संक्रामक हो परंतु सतुल्य और सम्मित ना हो। अब संक्रामक दिखाना है लेकिन सतुल्य और सम्मित यहाँ पे आपको नहीं दिखाना है, सतुल्य और सम्मित यहाँ पे आपको नहीं दिखाना है, समझ रहे हो। संक्रामक हो लेकिन सतुल्य और सम्मित दोनों नहीं होना चाहिए। ये भाई साहब इस बात की पुष्टि करवाना चाह रहे हैं आपसे कि ऐसा हो लेकिन वैसा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, कोई भी उदाहरण ले लो यार, अपने दिमाग से समझो कि मैंने कहा कि R कोई मैंने उदाहरण ले लिया 5th के लिए कि R मैंने कोई उदाहरण ले लिया, मान लो कि मैंने लिया 1,2, मैंने कहा 1,2 और 2,4, तो देखोगे 2,4 इसमें, सॉरी 1,2, 2,4, तो 1, मैंने 4 इसमें कह दिया। तो ये संबंध कैसा है यहाँ पे आप समझ में आ रहा होगा कि ये कैसा है, A, B बिलोंग्स टू R, तो B, C ऑल्सो बिलोंग्स टू R, तो A, C ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो आप देख पा रहे हैं संबंध कैसा है यहाँ पर, संक्रामक है लेकिन सतुल्य और सम्मित नहीं, क्योंकि 1,1 नहीं, 2,2 नहीं है, 4,4 नहीं है, और 1,2 है तो 2,1 नहीं है। तो ये दोनों में से तीनों दो ना, ये कैसा है, केवल और केवल संक्रामक है परंतु सतुल्य और सम्मित नहीं होगा, राइट। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको 10वां, क्लियर है, नोट डाउन कर लेना। एंड नाउ अगला क्वेश्चन अगर हम चलते हैं यहाँ पे, अगले क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन आपसे जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में R
एक संबंध दे रखा पी कॉमा वाई पी कॉमा क्यू सच दैट बिंदु पी के मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू के मूल बिंदु से दूरी समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु पी इज नॉट इक्वल टू 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय पी से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त का को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो। आपको ये भी बताना है कि बताइए कि यहाँ पर सभी मूल बिंदुओं से होकर जा रहा है। अब मुझे एक चीज़ मेरे को सिंपल सी एक चीज़ बताइए, यहाँ से सिंपल सा एक चीज़ मेरे को लॉजिकली आंसर देना। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 11 की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर मैं 11 को आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, मेरे को एक चीज़ बताइए कि मैंने यहाँ पे मैंने चतुर्थांश खींचा, यहाँ पे कोई बिंदु P है, तो P की मूल बिंदु से दूरी कैसी है बेटा, यहाँ पे मान लो P है, ये इसकी दूरी कितनी समान है। तो ये कह रहा है कि P और Q ऐसे दो बिंदु हैं, P और Q ऐसे बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी कैसी है, समान है। यानी P और Q दो हैं तो इन दोनों की दूरी कैसी है बेटा, यहाँ पे समान है। यानी इसकी भी 5 मीटर है तो ये भी कितनी होगी बेटा, 5 मीटर होगी, राइट। 5 मीटर होगी या नहीं होगी, दूरी के सापेक्ष में कह रहे हैं, दूरी के सापेक्ष कह रहे हैं हम इस चीज़ को लेकर। तो मुझे बताइए एक संबंध मैंने यहाँ आर आपको दिया हुआ है, मेरी बात समझना, मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ आपको लॉजिकली आंसर समझना है कि भाई कितना प्यार से आंसर को दे सकते हैं हम आंसर। कि यहाँ क्या है कि P, Q सच दैट P की मूल बिंदु से दूरी कैसी है बेटा, यानी अगर मैं ये कह सकता हूँ इन शॉर्ट में, मूल बिंदु O है तो OP बराबर OQ है ना, OP बराबर OQ दे रखा है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि भैया यहाँ पर कोई बिंदु आपका O है जो मूल बिंदु को दर्शा रहा है, इससे P और Q की दूरी यानी P और Q की दूरी कैसी है बेटा, यहाँ पर ये भी 5-6 मीटर है तो ये भी कितनी होगी बेटा, 5 मीटर होगी, राइट। ये भी 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगी। तो एक चीज़ मुझे बताइए कि मैं ऐसे कहने का तात्पर्य है वो ऐसे एक संबंध बनाना चाहता है, एक ऐसा संबंध स्थापित करना चाहता है दो अवयवों के बीच में जिनकी मूल बिंदु से दूरी कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, मूल बिंदु से दूरी समान होनी चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि प्रत्येक मैं ये कहूँ कि जो भी आपको सेट क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि सेट किसी स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, जैसे समतल में जितने भी बिंदु स्थित हैं उनके सापेक्ष की बात वो ये कह रहा है आपसे, है ना। मतलब कोई आपको ये कह सकते हैं कोई सेट A है, माना P इज बिलोंग्स टू कहाँ बेटा, कैपिटल A के लिए प्रत्येक अवयव की खुद से दूरी कैसी होगी, समान होगी या नहीं होगी, यानी प्रत्येक अवयव की मूल बिंदु से दूरी कैसी होगी, समान होगी नहीं होगी। OP बराबर अगर मैं OP लिखूँ, OP बराबर मेरा OQ है, तो क्या मैं OQ है, क्या मैं OQ को OP नहीं लिख सकता, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैं इसको कह रहा था P, Q यही कह रहा था, तो अब मैं इसको क्या कहूँगा, P कहूँगा, राइट। यही कहूँगा नहीं कहूँगा, क्योंकि इसकी भी दूरी कितनी है, 5 मीटर, इसकी भी कितनी है 5 मीटर, तो OP बराबर OP रख सकता हूँ। जब मैं OP बराबर OQ लिख रहा था तो मैं एक युग्म कार्तीय युग्म कैसे बना रहा था, P, Q बना रहा था। जब मैं OP बराबर OP लिखूंगा तो कार्तीय युग्म क्या बनाऊंगा, P, बनाऊंगा। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि P, P इज ऑल्सो बिलोंग्स टू कहाँ बेटा, R। समझ रहे हो ना, यही होगा P, P बिलोंग्स टू R। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ R एक कैसा है बेटा, सतुल्य संबंध है। कैसा बेटा, R एक सतुल्य संबंध है क्योंकि P की खुद से दूरी बराबर होगी। इसका मतलब क्या हुआ, P, Q, R, S, T इस संबंध में आएंगे नहीं आएंगे, आप कहोगे बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आने भी चाहिए और आएंगे भी, राइट। अब मुझे ये बताइए कि माना अब ये मेरा कैसा हो गया, यहाँ पे मैंने कहा पहला मेरे पास मुझे ज्ञात करना था सतुल्य संबंध के लिए। सतुल्य संबंध है नंबर 2। अगर मैं नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, किसकी बेटा, सममित संबंध की बात कर रहा हूँ। तो मुझे बताइए P, Q इज बिलोंग्स टू R, राइट, के लिए बिलोंग्स टू A, कोई सेट दो आपको समतल में स्थित सभी बिंदुओं का जो सेट दिया हो उसके दो अवयव है P और Q। तो मुझे बताइए कि मैं ये कह रहा हूँ कि OP इज इक्वल टू कितना होगा, OQ है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि P, Q इज ऑल्सो बिलोंग्स टू कहाँ बेटा, R, राइट।
अब मुझे बताइए कि मैं इसको ओ क्यू बराबर ओ पी भी तो लिख सकता हूँ, हाँ या ना? बिल्कुल लिख सकते हो। ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर है, तो कैसे भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू कॉमा पी भी कैसा होगा, ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये होगा नहीं होगा? इसका मतलब क्या हुआ, आर एक सममित संबंध है, राइट। इसके बाद थर्ड पॉइंट अगर हम लेते हैं, यहाँ पे थर्ड पॉइंट हम लेते हैं संक्रामक। तो मुझे एक चीज बताइए, OP बराबर OQ है, जिसको आप लिख रहे हो इम्प्लाई दैट कि OQ है, इसको लिख रहे हो कि P कॉमा Q इज बिलोंग्स टू कॉमा बेटा R। इसका मतलब क्या हुआ, OQ बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, OR हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि Q कॉमा R इज ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल R, राइट। ये मैं थोड़ा R को कुछ और ले लेता हूँ, यहाँ पे मान लो मैंने S लिया, तो कितना होगा, Q कॉमा S इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R, राइट। इसका मतलब क्या हुआ भाई, जो दूरी P की Q से है 5 मीटर, Q की वही दूरी किससे, S से, ये भी 5 मीटर, तो वही OP की दूरी किससे हो जाएगी, इम्प्लाई दैट क्या करेंगे बेटा यहाँ पे कि भैया OP बराबर क्या हो जाएगा, OS ऑल्सो हो जाएगा। यानी क्या हुआ, P कॉमा S ऑल्सो बिलोंग्स टू कहाँ बेटा, R। इसका मतलब क्या हुआ, R एक सम्मित संबंध होगा, राइट। यही है ना, क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्लियर है नहीं क्लियर है, राइट। क्लियर हुआ यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। राज आगे ये कह रहा है कि क्या P इज नॉट इक्वल टू 0,0 संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाली एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है। तो मेरे को एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे अगर आप बनाने वाले हो भाई, यहाँ पे आप एक मूल बिंदु यहाँ है O, तो आप ये बताइए यहाँ पे P है, P की दूरी कितनी है, यहाँ पे 5 मीटर है, तो बाकी यहाँ पे आप बोल रहे हो कि ये 5 मीटर है, तो यहाँ पे आप बोल रहे हो S है, यहाँ बोल रहे हो आप Q है, यहाँ बोल रहे हो आप T है, यहाँ बोल रहे हो आप फॉर एग्जाम्पल Z है, तो इनकी भी दूरी कैसे होगी बेटा, समान होगी नहीं होगी, सबकी 5-5 मीटर होगी नहीं होगी। तो ये एक वृत्त का निर्माण करेंगे या नहीं करेंगे, आप कहोगे बिल्कुल करेंगे, क्योंकि सबकी दूरी कैसे होगी, समान। वैसे भी कह देते हैं कि आपको पता है प्रदीप पे स्थित उन बिंदुओं का संग्रह होता है वृत्त जिनकी मूल बिंदु से दूरी कैसी होती है, समान होती है। एक अनंत बिंदु जो प्रदीप पर अनंत बिंदु स्थित है, उनका एक कैसा होता है, संग्रह यानी एक ग्रुप होता है जिनकी मूल बिंदु से एक बिंदु से दूरी कैसी होती है, समान होती है, राइट। तो आप ऐसे करके यहाँ लिख दोगे कि R एक, जो भी R एक कैसा संक्रामक संबंध है, अतः R एक तुल्यता संबंध है। ये संबंध तो आपको पता चल गया। अब बिंदु P इज नॉट इक्वल टू 0,0, 0,0 से संबंधित वो बिंदु हो 0,0 से नॉट इक्वल टू 0,0 से संबंधित वह बिंदु हो जिसकी मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। यानी उन बिंदुओं का संग्रह बना रहे हो जिनकी मूल बिंदु से दूरी कैसी है, आपको समान है। अर्थात यदि एक Q जो O है वो 0,0 मूल बिंदु है तथा OP बराबर K है, जहाँ K एक अचर राशि है, तब बिंदु P इज नॉट इक्वल टू 0,0 से संबंधित बिंदु मूल बिंदु से अचर के दूरी पर होंगे। अतः बिंदु P,0 इस संबंधित बिंदुओं का समुच्चय एक वृत्त है। सीधी सी बात है, इस रामायण को छोड़ो, आप कैसे लिखोगे मैं बताता हूँ। आप ये कहोगे कि दिए गए, आप मान लो कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने, 0,0 है, अर्थात मूल बिंदु से P की दूरी कितनी, 5 मीटर है, एंड मूल बिंदु से S की दूरी कितनी है, वो भी 5 मीटर है, मूल बिंदु से Q की दूरी कितनी है, 5 मीटर है। यानी प्रत्येक बिंदु की दूरी मूल बिंदु से कैसी होगी, समान होगी। इसलिए उन बिंदुओं का संग्रह, यानी उन बिंदुओं का अगर उन बिंदुओं को मिलाया जाएगा मूल बिंदु से, तो वो हमेशा कैसा एक कैसी रचना करेंगे, एक वृत्ताकार रचना करेंगे, क्योंकि सभी बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी कैसी है, समान है। कुछ इस तरीके से आप इस डेफिनेशन को आसानी से लिख दोगे और उसका आंसर दे दोगे, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, हम यहाँ पे 11 का हो गया, अगर हम 12 की बात करें, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 12 को हम समझाएं और बात करें, क्लियर है। अब मेरी बात समझना, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपसे,
क्वेश्चन नंबर 11 जो कह रहा है वो आपसे वो ये कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 11 मैंने करा दिया, क्वेश्चन नंबर जो 12 आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में आर बराबर T1, T2 के समरूप है। कैसे समरूप है? द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। भुजा 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजा 5, 12 वाले 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 और भुजा 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए और T1, T2, T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। तो मुझे एक चीज बताइए, जो आपको सेट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 में, जो आपको समुच्चय दिया गया है, कैसा दिया गया है? समुच्चय जो दिया है वो दिया है ए बराबर गिवन है, क्या दिया हुआ है कि समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, समस्त त्रिभुजों का समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, समस्त त्रिभुजों का हर तरीके के आपका त्रिभुज है उनका क्या दे रखा है, एक आपको समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय आपको दिया हुआ है सेट ए, राइट। और संबंध आर आपको कैसे स्थापित करना है? संबंध आर स्थापित करना है यहाँ पे कि आर जो दिया हुआ है कि T1, T2 T1, T2 के समरूप है। यदि आपको जो सेट दिया हुआ है वो समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है, लेकिन आपको कैसे लेने, उनमें से कैसे दो युग्म लेने समुच्चय के सेटों के, उसमें से कृत्रिम जो निकालने वो केवल वो निकालने हैं जो ऐसे दो त्रिभुज निकालने तो दोनों एक दूसरे के कैसे हों, समरूप हों। यानी केवल और केवल ऐसे संबंध, ऐसे त्रिभुजों के संबंध आपको बनाना है, स्थापित करना है जिनका केवल दो सेट जो आपको दे रखे हैं उसका कृत्रिम लगा लोगे तो वो केवल किस संबंध को स्थापित कर रहे हो कि वो दोनों कैसे हों, एक दूसरे के समरूप हों। यानी समस्त त्रिभुजों के समुच्चय में से केवल उन दोनों वो सेट संबंध में आएंगे जो एक दूसरे कैसे होंगे, समरूप होंगे, राइट। ये क्वेश्चन है हमारा। तो मुझे बताइए कि अगर कोई भी सेट, मान लो कि कोई भी सेट खुद का समरूप होगा या नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? भाई हर एक सेट खुद का समरूप होता है। समरूप की पहली बात मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखो इस क्वेश्चन को समझना होता है आपको समरूप की परिभाषा समझिए। मुझे आपको पता ना लगना चाहिए कि समरूप की परिभाषा कैसी क्या होती है, समरूप की परिभाषा क्या होती है, समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, पहले ये आपको बताने हैं। तो समरूप त्रिभुज आपने पढ़े होंगे तो पहले दो बातों की बात की होगी कि तो एक तो ये कहा गया होगा कि समरूप वो त्रिभुज होते हैं इनकी संगत भुजाओं के अनुपात कैसे हों, संगत भुजाओं के अनुपात समान हो, सही है। नंबर 2, संगत कोण कैसे हो आपस में, कोण समान हो। दोनों चीज होने से संगत भुजाओं के अनुपात समान हो और संगत कोण भी कैसे हो, आपस में समान हो, तो वो दोनों त्रिभुज कैसे कहलाते हैं, आपके समरूप कहलाते हैं। यानी मैंने मान लो कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई त्रिभुज लिखा ये वाला, इसकी भुजा 5 है, 6 है, ये 8 है और यहाँ लो ये 90 का हो गया कोण, समकोण त्रिभुज है। तो मुझे बताइए त्रिभुज खुद का समरूप होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि खुद की भुजाओं के अगर इसको मैं ये कहूँ खुद की भुजाओं के इसको संबंध में रखोगे यानी पी क्यू के अनुपात क्या होगा, पी क्यू, पी आर का अनुपात क्या होगा, पी आर, और क्यू आर का अनुपात क्या होगा, यहाँ पर क्यू आर होगा, राइट। यही तो होगा। यानी प्रत्येक त्रिभुज की संगत भुजा आपस में समान होगी नहीं होगी, यानी प्रत्येक त्रिभुज खुद का समरूप होगा या नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा और होगा भी, राइट। यानी हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ सतुल्य बोलूं तो मैं यहाँ सतुल्य की बात करूं, यहाँ पे सतुल्य संबंध की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो डियर मुझे बताओ, मैं ये भी कह सकता हूं कि प्रत्येक त्रिभुज खुद का स्वयं का समरूप होता है। कैसा होता है? समरूप होता है। अतः आर एक कैसा है, अतः आर सतुल्य संबंध है, राइट, सतुल्य संबंध है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि T1, T2 T1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। यानी आप ये कह सकते हो T1 इज
बिलोंग्स टू कहाँ बेटा, आपका कैपिटल ए जो सेट दिया हुआ है उसका अवयव है। तो इम्प्लाइज दैट जो होगा वो कितना होगा, T1 कॉमा T1 इज बिलोंग्स टू आर, ऐसे भी आप कह सकते हो। क्लियर है। इसी की बात अगर हम यहाँ चलें दूसरे की, क्या नाम है बेटा आपका, वो उसका सम्मित, क्या दर्शाना है बेटा, सम्मित संबंध हमें दर्शाना है, राइट। सम्मित संबंध दर्शाना है तो मैंने कोई सेट लिया, मान लो कि T1 T2 इस बिलोंग्स टू कहाँ बेटा, ए। अब मुझे बताइए कि अगर T1 और T1 कॉमा T2 इस बिलोंग्स टू आर, क्योंकि T1 T2 के कैसे हैं, समरूप त्रिभुज है, राइट। यानी कोई सेट है, मान लो ये त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज है, ये इसके समरूप है। मान लो ये जो है आपका T1 है और ये कितना है, T2 है, और T1 T2 का कैसे समरूप है, तो T2 भी कैसे होगा, T1 के समरूप ही होगा, नहीं होगा आपका होगा बिल्कुल। यानी अर्थात क्या होगा, T2 कॉमा T1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू कहाँ बेटा। अब यहाँ कह दोगे क्योंकि T2 कॉमा T1 के समरूप है, राइट, राइट, हाँ या ना, बिल्कुल समझ में आया आपको। अर्थात अतः क्या हो गया, अतः आर सम्मित संबंध होगा, राइट। उसी प्रकार से अगर मान लो नंबर थर्ड की बात करूं मैं, किसकी बेटा, संक्रामक की। संक्रामक संबंध की बात करूं तो T1 कॉमा T2 और कॉमा T3 इस बिलोंग्स टू कहाँ बेटा, कैपिटल ए। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कि T1 T2 और T3 है और कोई मैंने T3 त्रिभुज ये माना मैंने, मान लो T3 है। T1 किसके सापेक्ष से समरूप है बेटा, T2 के, और T2 किसके समरूप है बेटा, T3 के, राइट। अगर ये इसके समरूप है, ये इसके समरूप है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तीसरा अपने आप पहला तीसरे समरूप हो गया, नहीं हो गया भाई। पहला किसके समरूप है, दूसरे के, दूसरा किसके समरूप है, तीसरे के। इसका मतलब क्या हुआ, पहला तीसरे के समरूप हो जाएगा, राइट। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि T1 कॉमा T2 इज बिलोंग्स टू कहाँ बेटा, आर, क्योंकि यहाँ वही बात होगी, क्योंकि T1 T2 के कैसा बेटा, समरूप है, राइट। उसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ T2 कॉमा T3 इज बिलोंग्स टू आर, क्योंकि T2 कॉमा T3 की कैसे है, समरूप है, राइट। उसी प्रकार से इंप्लाइज दैट क्या कर जाएगा बेटा, T1 T3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अर्थात क्या हुआ, क्योंकि T1 T3 के भी कैसा होगा, राइट, समरूप होगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, अतः इस भी कैसा होगा बेटा, अतः आर संक्रामक संबंध होगा, समझ रहे हो। अतः आर एक संबंध होगा, यानी नीचे लिख लिया मैंने, अगर नाम भी दिख रहा हो तो आप लिख लेना, अतः आर एक ही संबंध, अतः आर एक संक्रामक संबंध होगा, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसकी आगे की, इसमें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बताइए कि आपको 3 त्रिभुज आपको दिए जा रहे हैं। नंबर एक अगर 3 त्रिभुजों की अगर वो यहाँ से आपसे बात कर रहा है, पहला त्रिभुज आपको दिया जा रहा है, राइट। एक समकोण त्रिभुज दिया जा रहा है जिसकी भुजा दे रही देगी आपको 5, 12 और 13, राइट, 5, 12 और 13। नंबर दूसरा त्रिभुज जो दिया जा रहा है आपको, वो कितना दिया जा रहा है आपको, 6, 8, 10, राइट।
यहाँ लो यहाँ पे ए बी और सी और यहाँ पी क्यू और आर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। ये कोई T1 त्रिभुज है और ये कितना है T2 त्रिभुज है। तो पहले करेंगे हम T1 और T2 में चेक करना ये समरूप है नहीं। समरूप को क्या लेना चाहिए, तो समकोण त्रिभुज संगत भुजा के संगत कोण तो आपस में समान हो ही सकते हैं इसके, क्योंकि ये भी 90 का होगा ये भी 90 का होगा। तो अब मुझे संगत भुजाओं का अनुपात देखने, तो क्या करूँगा मैं ए बी अपॉन कितना हो जाएगा पी क्यू, और यहाँ ए सी अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, ए सी अपॉन हो जाएगा कितना बेटा पी आर, और यहाँ हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर। आप लेके देखो तो ए बी कितना बेटा यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, आप ए सी कितना यहाँ पे 12 और यहाँ पे कितना बेटा 8 और यहाँ कितना बेटा 13 और 13 बेटा 10। क्या ये समान हो सकते हैं? ये कभी समान नहीं हो सकते, यानी कोई भी भुजाओं के संगत भुजाओं का अनुपात समान नहीं, यानी T1 और T2 तो आपस में समरूप नहीं हो सकते, यानी T1 और T2 तो नॉट समरूप तो हो ही नहीं सकते, राइट। ये समरूप का सिंबल होता है, राइट। ये समरूप तो हो ही नहीं सकते, राइट। इसका मतलब अगर मैं T1 अगर मैं यहाँ पे करता हूँ T1 और T3 में, तो T1 और T3 में अगर मैं चेक करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर T3 यहाँ पर त्रिभुज लिख लेता हूँ, राइट। T1 T3 मैंने अगर यहाँ त्रिभुज लिखा, मैंने मान लो यहाँ पे ले लिया एस टी यू लिया। इसकी भुजा कितनी दे रखी है बेटा आपको, दे रखी है अच्छा मैंने ये कर दिया यहाँ पे, अच्छा मैंने ये T3 मान लो T3 ये था और T2 और मैंने ये T3 और T1 में देख लिया था, ठीक है। T3 और T1 तो होंगे नहीं, अब मैं T2 को लिख देता हूँ। T2 की भुजा कितनी दे रखी है बेटा आपको 5, 12 और 13, 5, 12 और कोई बात नहीं कैसे भी ले लो आप, अगर हम इसको नाम दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए। अब मुझे बताओ, अब मैं इसकी भुजाओं का अनुपात लेता हूँ, ऐसे ही देख लो 5/5, 12/12 और 13/13, यानी T1 और T2 कैसे दोनों भुजाओं के संगत भुजाओं के अनुपात कैसे, यानी 5/5, 12/12। गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, गलत ही लिख दिया शायद, गलत ही लिख दिया, सॉरी गलत लिख दिया, गलत लिखा है ये तो मैंने लिख दिया था। अच्छा मैंने पहला नहीं लिखा था, सॉरी, ये पहला है मेरे पास, ये T1 और T2 है, सॉरी ये T2 और T3 है, तो T2 और T3 तो होंगे नहीं यहाँ पर, T2 और T3 तो होंगे नहीं, सॉरी। और यहाँ पर T1 ये रहा, गलत लिख गया था, सॉरी। हमने त्रिभुजों के नाम गलत दे देते हो। अब यहाँ पे देखो कैसा है, अब यहाँ पे देखो T1 क्या दे रखा, T1 दे रखा है आपको कितना बेटा, T1 दे रखा है आपको यहाँ पे 3, 4 और 5, 3, 4 और 5। मिस्टेक हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कुछ भी मान लो यार, बस ये देखना हमें कौन कौन से त्रिभुज हैं। तो ये T2 है, ये T2 और T3 का संगत भुजाओं के अनुपात तो आपस में बराबर नहीं आ रहे, लेकिन हम इसको लेके देखें क्या ये भी बराबर आ सकते हैं। तो आप देखो 3/5, यानी आप देखोगे भाई 5/3 भी कह सकते हो या 3/5 भी कह सकते हो। इसका अनुपात लोग 3 से संगत भुजाओं से 3/5, और यहाँ लोग बेटा कितना 5/12 और बराबर लो 5/12 हो गया, 5/12 नहीं 5/13, सॉरी 5/13, राइट। और यहाँ कितना होगा 4/12। तो आप देखो ये बराबर है, आपस में नहीं बराबर होंगे, यानी क्या होगा T1 और T2 भी इज नॉट इक्वल टू, ये समरूप ये भी नहीं होंगे, राइट। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लेके देखो भाई तीसरी कंडीशन को लिए, तीसरी कंडीशन लेके देखेंगे हम यहाँ पे T1 का T2 से कर लिया, T1 का किससे कर लिया, वो T2 का T1 से कर लिया, T2 का T3 से कर लिया, T1 का T3 से करके देखते हैं। T1 और T3 में करके देखेंगे तो कितना आएगा 3/6, यानी आप देखोगे यहाँ 5/10 और यहाँ देखो 4/8, कितना हुआ 4/8। तो आप यहाँ देखोगे सभी 1/2, 1/2 और 1/2 आ रहा है, यानी आप देखोगे कौन सा है कि बेटा T1 इस समरूप होगा बेटा किसके, T3 के। तो केवल कौन से त्रिभुज सेटिस्फाई कर रहे हैं इसमें, T1 और T3 कैसे होंगे, आपस में समरूप होंगे, बाकी कोई समरूप नहीं होगा, राइट, बाकी कोई समरूप नहीं होगा। क्लियर है ना, समझ में आया। बाकी के जो क्वेश्चन है आपका, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 13वां, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में P1, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है P1 और P2 कैसी भुजाओं की संख्या समान है, तो P, आपस में कैसा होगा, समरूप होगा, सतुल्य संबंध हो जाएगा। अब P1 और P2 दोनों आपस में समान संख्या की रखते हैं, समान लंबाई की संख्या रखते हैं, यानी पहली रेखा का दूसरे के समान है, यानी
त्रिभुज की भुजाओं की कह रहे हो यहाँ पे, तो तुम्हें पता अगर भाई खुद कोई भी अगर भुजाएं वो खुद की समान तो होगी या नहीं होगी, यानी P, P तो कैसा होगा, सतुल्य होगा। उसी प्रकार से अगर P1 और P2 आपस में कैसी हैं, समान है, तो आप देखते हो कि P2, P1 भी कैसे होंगे, आपस में समान होंगे। यानी यहाँ कह सकते हैं यही संबंध हो जाएगा P1, P2 इज बिलोंग्स टू R, तो इम्प्लाइज दैट P2, P1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ये कैसा हो जाएगा, सममित हो जाएगा। उसी प्रकार से अब P1 किसके समान है बेटा, अब इसको बात करते हैं हम यहाँ पे कि बेटा P1 किसके समान है, यहाँ पे P2 के, है ना, भुजा की लंबाई कैसी है, समान है। उसी प्रकार से P2 के किसके समान है बेटा, P3 के, राइट, किसके समान है बेटा, P3 के। तो अब मुझे बताओ डियर, ये इसके समरूप है, सॉरी इसके समान है, ये इसके समान है, तो P1 और P3 भी, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये आपस में P1 और P3 भी तो कैसे हो गई, समान हो गई, नहीं हो गई। यानी हम कह देंगे P1, P2 इज बिलोंग्स टू R एंड P2, P3 बिलोंग्स टू R, इम्प्लाइज दैट P1, P3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ये कैसा हो जाएगा आपका, यहाँ पे संक्रामक भी हो जाएगा, राइट। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे कि भुजा जो आपको 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज से राइट, अब ये आप देख लोगे एक बार, राइट, ये आप देख लोगे यहाँ पे, और यहाँ पे देखोगे जो आपको कंडीशन दे रखी है इसने कि 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ ऐसे लिख दोगे, भुजा 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज से वह बहुभुज संबंधित होगा। कौन सा बहुभुज संबंधित होगा, जिसमें बहुभुजों की संख्या 3 होगी, जिसमें बहुभुज की संख्या कितनी होगी, 3, यानी जिसकी केवल कितनी भुजा होंगी, 3 भुजा होंगी। भुजा 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित बहुभुज त्रिभुज है। कैसा हो सकता है, केवल एक आंसर दें तो 3, 4, 5 वाले बहुभुज, मानी बहुभुज बोलते हैं कि जिसकी भुजाओं की संख्या 1 या 2 से अधिक होती है, यानी कह सकते हैं 3 से ज़्यादा होती है ना। फिर 4 आयत आ जाता है, फिर 5 जो होती है वो बहुभुज वगैरह में आते जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बहुभुज को देखना है 3, 4, 5 कैसे बहुभुजों से संबंधित होगा, तो वो आंसर होगा त्रिभुज से। किससे होगा, त्रिभुज से, क्योंकि 3 भुजाएं वाले ही उससे संबंधित हो सकते हैं और कोई उससे संबंधित नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कह देंगे 3, 4, 5 की बहुभुज जो संबंधित होगा वो एक त्रिभुज से होगा, क्योंकि 3 भुजा वाली आकृति से ही संबंधित हो सकता है, इसलिए त्रिभुज 3, 4, 5 जिस बहुभुज से संबंधित होगा वो त्रिभुज होगा, राइट। ऐसे लिख दोगे, क्लियर है। उसी प्रकार से आप फोर्थ को करोगे, फोर्थ अपने आप कर लोगे, 14 जो फोर्थ 14 क्वेश्चन है वो आप स्वयं कर लोगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपका सिमिलर क्वेश्चन है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं है। एंड 5th क्वेश्चन आपको पता है कि ये वही उदाहरण दिख रहा है आप 15 में कि 1, 2, 3, 4 में 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 2। आपको छांटने की कौन सा संबंध है या नहीं है। मैंने जिस तरीके से आपको पढ़ाया तो आपको छांटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मेरे से संपर्क करें, कमेंट करें, मैं आपको 100% सॉल्यूशन दूंगा। मान लीजिए कि समुच्चय n में जो आपको दे रखा है a - b इज लेस देन इक्वल टू 6, इसको भी आपको छांटना है तो ये भी आप आराम से कर सकते हो। एंड मैं आशा करता हूँ आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत है, कुछ जल्दीबाजी में या कुछ ऐसे ही कुछ ज़्यादा समझा, वैसे तो मैंने बड़ा आराम से प्यार से समझाया है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन का ढंग से आंसर समझ में आया होगा और तरीके से ब्रेन चला के हमने यूज करके क्वेश्चन किए, तो हमने कोई रट्टा नहीं मारा है, बिल्कुल एक अच्छी बेहतर तरीके से। एंड थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।